हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अनदर पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम लोग ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिनके चैनल के थ्रू हमें काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट मिलती है। आज हम लोग मिलने वाले हैं संतोष कुमार पाटिल जी से, जो कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस न्यूज़ के फाउंडर एंड दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो आज हम लोग इनके लाइफ के बारे में जानेंगे, जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके सक्सेस स्टेप को जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो एंड लेट्स नो मोर अबाउट संतोष कुमार पाटिल। नमस्कार सर, थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन आवर शो। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, जो आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाई मीडिया। नमस्कार, मैं संतोष कुमार पाटिल और आप मुझे देख रहे हो द सक्सेस स्टेप्स ये यूट्यूब चैनल पर। मैं सबसे पहले इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे आके मेरा इंटरव्यू करना चाहा, और सबसे पहले आपका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। और सही आपने क्वेश्चंस पूछा मुझे कि मीडिया क्यों। आज के डेट में मीडिया इज़ पावरफुल। आप देख रहे हो हर जगह पे मीडिया का कितना पावर चलता है। मीडिया जो चाहे चीज़ कर सकती है। इसके लिए जब मैंने करियर की शुरुआत की तो किसी और करियर कर रहा था, लेकिन वो करते करते मैं मीडिया में आ गया और उसी टाइम मैंने तय किया कि मुझे काम करना है, सिर्फ मीडिया में ही काम करना है। सर लेकिन जैसे आपने कहा कि आपका जो इंटरेस्ट था मीडिया में, लेकिन मीडिया में आज आपको 30 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और आपका बचपन कैसे रहा था और उस माहौल में से निकल के कराट टू मुंबई की जर्नी कैसे रही थी? देखिए, आम लोगों की तरह मेरा भी बचपन था। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और जिस सिटी में मैं रहता हूँ वो नॉर्मल सिटी है, इतनी बड़ी सिटी भी नहीं है। और मेरी पढ़ाई मेरे गांव में भी, मतलब गांव के स्कूल में ही हुई। लेकिन मुझे सपोर्ट मेरी फैमिली का मिला। मेरे पिताजी आर्मी में थे तो वो हमेशा गांव से दूर रहते थे। आर्मी में होने की वजह से उनकी ड्यूटी जो है, उनकी पोस्टिंग है, पूरे अपने देश में कहीं भी होती थी। तो उस टाइम मैं छोटा होने की वजह से वो मुझे साथ में नहीं रख सकते थे। तो मेरे पढ़ाई के लिए कभी मेरे मौसी के पास, कभी मेरे नाना के पास, मेरे दादी के पास मुझे रखा गया। तो बचपन से ही मुझे, पिताजी आर्मी में है तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि चलो पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे भी आर्मी ज्वाइन करना है, मुझे भी ऑफिसर बनना है। तो वैसे हालांकि मैंने कोशिश भी की थी लेकिन उसमें नाकामयाब रहा, तो मैंने वो दिमाग से निकाल दिया मैंने। तो फिर बचपन में बहुत हम लोग शरारत थे। आज के ज़माने में बोलूँ तो इतने शरारत के मेरे घर पे रोज़ एक झगड़ा आता था। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं है कि घर पे कोई मेरे लिए कंप्लेंट लेके नहीं आया हो या किसी ने मेरे खिलाफ घर में आके शिकायत नहीं की हो। तो उस वजह से हमेशा माहौल एकदम गर्म रहता था, मारने के लिए मुझे घर वाले या तो ये। लेकिन उसके साथ साथ में भी ये भी एक मेरी अच्छाई थी कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। और ये जो जनरल नॉलेज है बचपन से ही, जैसे मैंने बताया, न्यूज़ पढ़ना, किताबें पढ़ना। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, कोई भी फिल्म देखते थे या कोई भी किताब पढ़ते थे तो मैं अपने ग्रुप में डिस्कस करता था। तो उसमें से जो भी कैरेक्टर है, मेरे दिमाग में जो भी कैरेक्टर फिट हो गया, उसका मैं एक्टिंग करके लोगों को दिखाता था। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बचपन के जो भी दोस्त है या मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, एक बार बोलेंगे यार वो शरारती है, लेकिन दूसरी तरफ बोलेंगे नहीं उसके साथ में आप दोस्ती रखो, उसके पास नॉलेज बहुत है। तो इसके लिए ऐसा सब होता गया। फिर पिताजी मेरे रिटायरमेंट होने के बाद
उनका ध्यान मेरी तरफ आ गया तो मैंने उनको कहा कि मुझे एक्टिंग में करना है, मुझे एक्टर बनना है, ये फिल्म देख के मैं ये डायलॉग बोल सकता हूँ। तो बचपन में स्कूल के टाइम पे मैं मिमिक्री भी करता था, हिंदी मराठी आर्टिस्ट लोगों के आवाज़ें निकालता था। तो ये सब देख के कहीं ना कहीं पिताजी को थोड़ा सा दुख हुआ कि वो बोले बेटा ये सब में ध्यान मत लगा, जैसे मैंने सर्विस पूरी की तुम भी एक आर्मी ऑफिसर बन के रिटायर हो जाओ। तो बोला ठीक है जैसे पिताजी आप चाहोगे। मैंने कोशिश की, मेरा ये सब करने के बाद मेरा ट्रेनिंग भी हुआ, लेकिन कुछ बुरी आदतों की वजह से वो ट्रेनिंग में मुझे फेल किया गया। और दूसरी बात, जैसे कि ये फेल होने के बाद मैंने दिमाग से निकाल दिया, वो वहाँ का माहौल देख के मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि जो हम लोग बोलते हैं कि देश के प्रति हमें कुछ करना चाहिए, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि भाई आर्मी मैन देश के लिए करता है, नेवी मैन देश के लिए करता है, एयरफोर्स वाले करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो सिस्टम देख के मेरे दिमाग में एक बात ये हो गई कि नहीं, जो हम लोग सोचते हैं देश के बारे में वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रही है, हमें यूटिलाइज किया जा रहा है। तो मैंने वो दिमाग से निकाल के उसको पैरेलल किसी दूसरे फील्ड में करियर कर सकते हैं क्या, ये सोचा। और फिर मैंने मेरे घर से किसी को बताए बिना भाग के मैं मुंबई में आया। मुंबई में आने के बाद जो मेरे चहेते कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, जो कि हिंदी मराठी फिल्मों में काम करते थे, ड्रामा में काम करते थे, उनके साथ में मैंने काम करने का सोचा। जब ये काम करने का सोचा तो मेरे पास मुंबई में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, काम नहीं था, तो क्या करूँ। तो मेरे एक दोस्त ने आइडिया दिया, बोला देख मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं खुद एक होटल में काम करता हूँ, चाहे तो तुम भी मेरे साथ में होटल में काम कर सकते हो एज ए वेटर। तो होता क्या है, होटल में काम करने का एक अच्छा फ़ायदा होता है कि आपको नौकरी मिल जाती है, आपका रहने का ठिकाना हो जाता है, उसके साथ में आपको खाने को भी मिल जाता है, और जितना भी पेमेंट आपको मिलता है वो पूरा सेव हो जाता है, मतलब बचत हो जाती है। तो मैंने सोचा ये बेस्ट आइडिया, 2 वक्त की पेट भर रोटी, रहने के लिए छत, और क्या चाहिए। तो ये सब करते करते मैंने सर्चिंग शुरू किया, कौन सा कलाकार कहाँ रहता था। उस टाइम के अभी 90 के दशक में, 93 में, 94 में आज के जैसे मोबाइल नहीं थे, या कम्युनिकेशन का जरिया जो था वो बहुत कम था। तो जब भी इन लोगों की कोई फिल्म रिलीज होती थी, प्रीमियर पर मैं जाता था, या इन लोगों के ड्रामा के रिहर्सल्स जो होते थे वहाँ पे थिएटर पे जाके इनसे मिलता, मैं काम मांगता, मेरी पर्सनैलिटी देख के वो लोग मुझे बोलते हाँ इसको ले लो इस चीज़ में, वो ये एक्टिंग करेगा। तो ये मेरा एक तरीके से स्टेप चलता रहा, लेकिन मनचाहा काम मुझे नहीं मिल रहा था। मैं अपने आप को कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो भी यूँ होता है, हिंदी में आप जब भी जाते हो तो एक मराठी कलाकार को एक अलग नज़रिया से देखा जाता है। आप देख लो अभी जिस मराठी आदमी ने ये हिंदी फिल्म सिटी खड़ी की, इतनी बड़ी, दादा साहेब फाल्के जो हमारे हैं कुछ साल पहले, लेकिन आज ये सब परिस्थिति सब चेंज हो गई है कि मराठी लोगों को उनकी भाषा की वजह से, उनके प्रोनाउंसिएशंस की वजह से लिया नहीं जाता। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में खटक रहा था। तो मैंने वो सब हिंदी से बाहर निकलते मराठी में ट्राई किया, मराठी में काम करता रहा। फिर मीडिया की बात आई तो तब प्राइवेट मीडिया चैनल्स खुलने लग गए थे। न्यूज़ चैनल्स का दायरे जो न्यूज़ चैनल का जो ग्राफ था वो पूरा चेंज हो चुका था। पहले अपने पास एक ही दूरदर्शन पे शाम के टाइम पे न्यूज़ आती थी, हिंदी में, मराठी में और इंग्लिश में, लेकिन अभी 24 घंटों न्यूज़ चैनल शुरू हो गए। तो वहाँ पे इतना बड़ा स्कोप मिल गया कि मैंने सोचा यार मुझे एक्टिंग करनी है, मीडिया के लिए भी एक्टिंग ही करनी है, और कैमरे के सामने एंटरटेनमेंट के लिए भी एक्टिंग करनी है। तो थोड़ा सा ये इसमें ये हो जाता है कि देखो कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर जब भी आपको न्यूज़ पढ़ के दिखाता है तो उसको भी आप गौर से देखिए, उसके भी आंखों में आपको वो सब एक्टिंग दिखाई देगी जो कि एक कलाकार एक्टिंग करता है। बस यहाँ पे क्या होता है, फिल्मों में, सीरियल में, वहाँ पे कलाकार का एक रोल फिक्स होता है, उसका एक कैरेक्टर फिक्स होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। और मीडिया में क्या होता है, रिपोर्टर एज वन पर्सन वही कैरेक्टर होता है कि यस आई एम रिपोर्टर, लेकिन कहानी सुनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो लोग जानते हैं, आप देख रहे हो अभी बहुत बड़े नाम, आपको तो पता ही होगा कि कितने बड़े न्यूज़ रिपोर्टर खुद के नाम से जाने जाते हैं।
मेरा भी चैनल जब मैंने शुरू किया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, सभी जगह नौकरी करके मैं भी थक गया। मैं बोला यार रिपोर्टर तो बन गया, मैं नौकरी भी की, लेकिन क्या होता था कभी कभी काम करते करते दायरा सीमित हो जाता था। सीनियर लोगों को हमें उनकी मर्जी संभालनी पड़ती थी, उनके अगेंस्ट हमें कोई जाने का चांस नहीं मिलता था। अगर कोई अच्छी न्यूज़ हम लोग लेके आए तो वो दिखाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं था। तो अच्छे अच्छे चैनलों के लिए काम करके मैंने हिमाचल प्रदेश में काम किया, मैंने राजस्थान में काम किया, हिंदी न्यूज़ चैनल के लिए मैं हरियाणा गया, मैं पंजाब गया। ये सब करते करते मैंने जब एक सही समय आया तो मैंने सोचा कि जिस शहर से मैं हूँ, मुंबई से, जो मेरी भाषा है मराठी, मेरी भाषा है, उस मराठी लैंग्वेज में मैं अपना खुद का न्यूज़ चैनल शुरू करूँगा। और उस हिसाब से मैंने उस तरफ जाने की कोशिश की और मेरे दिमाग में आ गया मैं अपने स्टेट में रहता हूँ, महाराष्ट्र मेरा स्टेट है, मैं क्यों किसी और के नाम से चैनल खोलूँ, मेरे स्टेट के नाम से मैं अपना चैनल खोलूँगा। तो मैंने महाराष्ट्र एक्सप्रेस न्यूज़ ये चैनल का नाम से अपना चैनल शुरू किया। यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, अभी पिछले 2-3 साल से ये मेरा चैनल चल रहा है। आज के दौर में मेरे इस चैनल पे 1 करोड़ के ऊपर व्यूवर्स हो चुके हैं, 45,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे मन में भी डर था, अरे ये हो पाएगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या। लेकिन मैंने किसी के पास जब काम करता था तब भी मैं समय का पाबंदी नहीं रखता था, मैं पैशनेट होके काम करता था। मुझे काम करना है, किसी ने मुझे बनाया इस पे स्टोरी बना के लेके आओ, अगर मुझे 2 दिन का टाइम दिया तो मैं वो 1 दिन में ही बना के स्टोरी में अपने सीनियर को, एडिटर को देता था। तो ये पैशनेट चीज़ जो मेरे दिल में आ गई तो मैंने सोचा ये मेरा काम है, मैं इससे जी सकता हूँ, मुझे ये अच्छा लगा। तो मैंने खुद का चैनल शुरू करने की सोची। आज मैंने चैनल शुरू किया है, महाराष्ट्र एक्सप्रेस न्यूज़ के नाम से है। एसकेपी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरी इंटरटेनमेंट कंपनी है, जिसके थ्रू हम लोग कुछ वेब सीरीज़ बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। जो भी मेरे जैसे नए लोग मार्केट काम ढूंढने के लिए आते तो उनको हम काम देते हैं। क्योंकि जिस समय मैं यहाँ पे आया था तो हमें किसी ने काम नहीं दिया, हमें काम ढूंढना पड़ा। आज का दौर बहुत बदल चुका है, आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सब एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी या किसी प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, चैनल का सब कुछ मिल जाता था। लेकिन उस टाइम वर्ली में जो हमारा दूरदर्शन है, दूरदर्शन में जाने के लिए भी वहाँ के वॉचमैन रोकते थे आपको, किसी अरे गहरे को अंदर एंट्री नहीं थी। कुछ काम होगा या आपके पास दूरदर्शन का पास होगा तो ही आपको दूरदर्शन के अंदर छोड़ा जाता था। तो आज के दौर में ये सब चीज़ें बदल गई है। जितने भी लोग मीडिया की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, जितने भी इंटरटेनमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो उनको घर बैठे वो लोग फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे पहुँच जाते। हालांकि बात ये दूसरी है कि वहाँ पे आप जाने के बाद कितना सक्सेस होते हैं या आपको काम कितना मिलता है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। जहाँ पे इक्का दुक्का चैनल थे, अब हज़ारों चैनल शुरू हो गए और हर चैनल टीआरपी चाहिए। हर चैनल को लगता है कि मेरा चैनल 1 नंबर कैसे हो, मेरे व्यूअर्स कैसे बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर कैसे बढ़े। तो इसमें सब इतना कंपटीशन बढ़ गया कि उसका कहीं ना कहीं अपने दिमाग पे, सेहत पे, आपके फैमिली पे इसका पूरा इफेक्ट होता नज़र आ रहा है। ऊपर से ये 2 साल से अपने पूरे वर्ल्ड में कोरोना आ चुका है। तो ये सब ख्याल रखते समय हमें काम करना है। इस तरीके से मैंने भी काम किया था। तो बचपन आपने तो जाना कि कैसे बचपन शरारत में गुजरा। फिर उसके बाद करियर मेरा होटल में काम करते शुरू हुआ। उसके बाद बड़े बड़े आर्टिस्ट मुझे मिलते गए, उनके साथ में मैंने काम किया। मैं ये सोचता था कि ग्लैमरस जो भी दिख रहा है, मुझे कुछ सालों के बाद पता चला कि ये सब जो दिख रहा है, मीडिया क्या करती है, एंटरटेनमेंट क्या करता है, जो झूठ चीज़ है उसको ही बड़ा चढ़ा के आपको दिखाती है, लोगों को दिखाती है। तो लोगों को लगता है ये ऐसा हो गया, ये ऐसा था, अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इसमें भी सब मिर्च मसाला लगा के सब कुछ करना पड़ता है ताकि आप वो न्यूज़ चैनल देखें या फिल्म देखें। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आप 1993 में घर छोड़ के मुंबई की तरफ आए, जी। तो अपना ड्रीम को अचीव करने, लेकिन आपको घर पे कब पता चला कि आप एक्चुअली मुंबई में आओ, और उनका रिएक्शन कैसा था जब उनको पता चला कि आप एक्चुअली मुंबई में आओ? ये बहुत मतलब अलग किस्सा हो गया था उस टाइम पे। मैंने घर पे कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मेरे पिताजी इकलौता होने के कारण मुझे कहीं भेज नहीं रहे थे, और उम्र का तजुर्बा छोटा था, 13-14 साल की उम्र। तो बोले
तुम अकेले जाके वहाँ पे करोगे क्या, कहाँ रहोगे, किसके पास रहोगे। तो भाई तुम हमारे छत्र छाया में बड़े हो जाओ, तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा करो, पढ़ाई पूरा करो, उसके बाद जो करना है तुम्हारी मर्जी करो। लेकिन मुझे ये सब करने के लिए इतना एक्साइटमेंट था कि नहीं, जब मैंने फिल्में देखनी शुरू की, ड्रामा देखना शुरू किया, तो मुझे ऐसे लगता कि मैं कब इन लोगों को मिलूं। तो मैंने एक दिन घर में बिना बताए मेरी जो स्कूल की बैग थी, उस ज़माने में बैग आती थी, उसमें कपड़े भरे, चुपचाप पिताजी की जेब से 200-300 रुपये चुराए, जितने भी थे हाथ लग गए वो सब मैं लेके वहाँ से, अब मुंबई की तरफ बस जाती है क्या जाती है कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं डरते डरते पहले तो घर से भागा, वहाँ से रेलवे स्टेशन आया, हमारे कराड़ के यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, और मेरे नसीब से मुंबई जाने वाली गाड़ी वहीं पे खड़ी थी। मैंने टिकट लिया और गाड़ी में गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी मुंबई मुझे ले आई। तो मॉर्निंग में यहाँ पे मुझे दादर में मैंने उतारा। दादर में उतरने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था उसमें। तो वो डर निकालने के लिए मैं पुलिस लोगों के पास जाता था, उनके पास बैठता था, उनसे गप्पे लड़ाता था, तो उनकी बातें सुनता था। ये सब करते करते मैं फिर मुंबई में थोड़ा एक एक दिन करके काम ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा सा सेटअप हो गया। तब तक मेरे घर पे ये सब चीज़ें पता नहीं थी। घर वाले परेशान हो गए मुझे ढूंढते हुए, पुलिस कंप्लेंट किया गया, लड़का घर से गायब हो गया, मिसिंग कंप्लेंट दी गई। फिर वहाँ के लोकल अखबारों में मेरी फ़ोटो आई, फ़ोटो के नीचे पिताजी ने 10,000 रुपये इनाम भी रखा था, ये लड़के को कोई ढूंढ के लाएगा या इसका कोई पता बताएगा तो उसको 10,000 मिलेंगे। मतलब उनका ये प्यार था मेरे प्रति कि भाई इकलौता लड़का है, कल को अगर उसके साथ में कुछ भी बुरा होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि उस टाइम टीवी कम था, न्यूज़पेपर थे, फ़ोन जो कनेक्टिविटी एक दूसरे को फ़ोन करते थे, ये सब कुछ कम था। तो सभी रिश्तेदारों के यहाँ पे मुझे पहले तो ढूंढा गया, पुलिस लोगों को लेके, जितने भी रिश्तेदार थे 15-20 लोगों को। तो किसी के पास मुझे न पाने के बाद पुलिस वालों ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपनी बच्चे की फ़ोटो जो है पेपर में छपवा दो, क्योंकि पेपर हर जगह पे ये होते। पेपर से अगर बच्चे का पता नहीं चला तो दूरदर्शन पे इसको दिखाते, तो दूरदर्शन पे ये पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं भी दिख जाएगा। तो ये सब करते करते दादर से मैं अपना थाने में आ गया। थाने में एक होटल पे मैं काम करता था। उस होटल में जब मैं काम करता था तभी मेरे एक गांव के ट्रक ड्राइवर ने मुझे वहाँ पे देख लिया। और उसको पता था मेरा गांव छोटा है, तो कुछ भी घटना हमारे गांव में होती है तो सबके घर में पहुंच जाती है। तो उनको पता था अरे पिछले 5-6 महीने से एक लड़का अपने गांव से गायब है, और वो भी ये जिसका बोलबाला गांव में चलता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम हो तो अनाउंसमेंट करने के लिए मैं, क्रिकेट की मैच हो तो उसकी कमेंट्री बताने के लिए मैं। तो इसके लिए गांव वालों को संतोष कुमार पाटिल कौन है, यस वो जो बहुत सारी बातें करता है, एक्टिंग करता है, मिमिक्री करता है, डांस करता है, इसके लिए मेरी जानकारी तो उनके पास थी। उसने देखा मैं होटल में काम कर रहा हूँ वेटर का, तो उसको बहुत बुरा लगा। वो मेरे पास आया, बोला यार तुम इकलौते हो, माँ बाप के चहीते हो, गांव के चहीते हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। मैंने बोला क्या किया, मैं चोरी तो नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ। अरे ठीक है तुम काम कर रहे हो, पिछले 5-6 महीने से तुमको पुलिस ढूंढ रही है, हर जगह तुम्हारे पोस्टर्स लगे हो और तुम यहाँ पे मजे से हो। तो बोला, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया प्लीज़ अभी कुछ बना नहीं, ये सब देखेंगे तुम, फिर मुझे घर वाले वापस ले चले, तुम किसी को बोलना मत, तुम्हें पता है ना, तुम किसी को बोलना मत। बोला ठीक है चल, ठीक तुम ठीक तो हो। उसने भी मुझे पूछा तो मैं ठीक हूँ, खा पी के मस्त है, मालिक अच्छे है, मुझे रहने के लिए जगह है, सब है। तो मैं निश्चिंत हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये घर पे जाके मेरे घर वालों को बोलने वाला है, मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को। तो उन्हें वही किया। तो घर पे गया, जैसे ही ट्रक लेके वापस, तो उन्होंने बताया मैंने आपके लड़के को देखा, वो होटल में काम कर रहा है, वेटर का काम कर रहा है, कितने गंदे कपड़े थे उसके, ये वो सब। तो बोला मैं नेक्स्ट वीक, मतलब 2 दिन के बाद मेरा ट्रक लोड होने के बाद फिर उसी रूट पे हूँ मैं। वो मेरे माताजी को लेके अचानक होटल में आ गया। मैं एकदम पूरा डर गया मेरी माँ को सामने देख के। मैं बोला अरे ये क्या हो गया। और एक दूसरी मन में मुझे पता अब चली गया, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ये लोग रखने वाले नहीं है। तो मालिक को भी मैंने बोला ठीक है चलो। लेकिन मालिक ने मेरी माँ को समझाया, देखो ये कुछ कर रहा है, लड़का आपका यहाँ पे ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जब भी चाहो यहाँ पे सेफ है वो,
और उसने भी मुझे बोला कि जब भी चाहो तुम वापस यहाँ पे आके काम कर सकते। तो फिर पिताजी ने, मेरी माताजी ने मेरे गांव ले जाने के बाद मेरा 10th क्लास का रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। फिर बोले कॉलेज शुरू करो, कॉलेज करते करते तुम्हें ये जो करना है करो। लेकिन ये जो पिछले 5-6 महीने जो मैंने मुंबई में गुजारे थे, उसमें मेरे इसमें बहुत मतलब चेंजेस हो गया। होटल के बाहर, प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे बिना पैसे का मैं सोया था। बरसात में 1-1, 2-2 दिन में भीगता रहा। भूख के मारे मैंने लोगों से खाना उधार मांग के खाया, जैसे वड़ा पाव मिलता है, समोसा मिलता है। हर दुकान वाले का, जो रेलवे स्टेशन पे पहले दुकानें लगती थी, आज भी लगती है, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा लगती थी रात के टाइम पे, जैसे चाइनीज़ हो, पाव भाजी हो, भेल वाला हो, इन सब के मैंने काम किए। उनको किसी को पानी चाहिए तो कैन से पानी ला के दिया, सिर्फ रोटी के लिए। बिना टिकट में पूरा मुंबई घूमा हूँ। 2-4 बार मुझे टीसी ने पकड़ भी लिया, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने अंदर डाला, 2 घंटे के बाद मुझे छोड़ दिया। तो ये सब मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया, यस ये स्ट्रगल है। और गांव में कैसे होता था, आराम से उठो, मम्मी पापा जब खाना बनेगा तो वो बोले कि बेटा खाना बन गया, आ जाओ खाने के लिए। तो वो मुझे कहीं ना कहीं दुख दे रहा था कि ये मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, आराम की जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। जो मुझे करना है खुद के लिए करना है। क्योंकि पैसे कमाते कमाते भी 6 महीने में मेरे जेब में उस दौर में बहुत सारे पैसे थे। जो चीज़ चाहिए मार्केट में जाके मैं खरीदता था। और आप जब भी घर पे छोटे रहते हो बचपन में, या जब भी आप परिवार के ऊपर आप इकोनॉमिकली जब डिफेंड होते, तो आपको उनसे पैसे मांगने पड़ते हर चीज़ के लिए, आपके शौक पूरे करने के लिए, आपके लिए कोई भी चीज़ अगर खरीदने तो उनको मांगने पड़ते। तो वही हुआ, 2-3 महीने में मेरे जेब से पैसे खत्म हो गए गांव में जाने के बाद। तो फिर वही दिन आ गए, मुझे रोज़ कभी 10 कभी 5 रुपए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं पिताजी को बोला मैं ये जो कॉलेज वगैरह सब बंद करके मैं बाहर से इंटरनल पढ़ूंगा, मेरे हिसाब से मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन मुझे मुंबई जाने दो। मैं मान ही रहा था, बहुत झगड़ा किया घर पे मैंने, बहुत मतलब। फिर वो नहीं छोड़ रहे तो फिर बहुत झगड़े होते रहे। तो फिर एक बार सब मेरे रिलेटिव्स आके बोले ठीक है उसको ट्राई तो करने दो, जाने दो, जा रहा है तो, लेकिन इस टाइम जाओगे तो सबके कांटेक्ट में रहो। पिताजी ने बोला कि सबके कांटेक्ट में रहो, लेटर लिखते रहो, कोई भी मिलेगा उससे मैसेज देते रहो। या हमारे बाजू में एक तब लैंडलाइन था, तब लैंडलाइन में मैं हफ्ते में जैसे भी मुझे वक्त मिलता था 2-3 बार मैं फ़ोन करता था। मेरे माताजी पिताजी होटल में मुझे फ़ोन करके पूछते थे। तो ये चीज़ ऐसी है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो मेन तो आपको घर से सपोर्ट होना सबसे ज़रूरी है, जो कि मुझे बाद में मिला, 2-4 साल के बाद में मुझे मिला कि जब मैंने तय किया। क्योंकि वो इनको पता ही चल गया मेरे घर वालों कि ये कुछ कर नहीं सकता, इसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, इसको मीडिया में इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, नाटक सिनेमा ड्रामाज में इंटरेस्ट है, तो करने दो। लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा फील्ड है ये अनसिक्योर फील्ड है। यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे मैं बता नहीं सकता, आपका नाम बड़ा होगा मैं बता नहीं सकता, आपको इज्जत मिलेगी मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप अगर कोशिश करते रहोगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। इसमें होता क्या, आज हजारों की तादाद में मुंबई में लोग फिल्मों में काम करने के लिए, मीडिया में काम करने के लिए देख के सीख के सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं मिलता। आज की कंडीशन है। क्योंकि जब मैंने चैनल शुरू किया तो मैंने 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, मेरे पास 200 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। तो आज ये मीडिया की स्थिति ये इस हिसाब से हो गई कि प्रेजेंटेशन करने के लिए लोग बहुत सारे अवेलेबल हो गए, कंपटीशन बढ़ गया। तो आप भीड़ में अपने आप को 1000 लोगों में या 1 लाख लोगों में अपने आप को अगर आपको साबित करना है तो सबसे मेन आपका रहन सहन, आपकी जो भाषा है वो लैंग्वेज है, आप लोगों के साथ में कैसे बिहेव करते हो, ये सब मायने रखता है। तो इस पे मैंने बचपन से ही, जैसे मुझे होटल में, क्योंकि होटल में मैं काम करता था, वहाँ पे अलग अलग तरीके से कौन दारू पीने वाला लोग आते थे, कौन शराबी आते थे, कौन चरस पी के आता था, वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे। तो हर एक आदमी से मैंने ऑब्जर्वेशन करके ये चीज़ मुझे इससे काम में है, ये चीज़ मुझे इससे काम में है, वो सब मैंने चीज़ें अपनों में मिलाई और आगे जाके उस पर फोकस किया मैंने। आज भी जब भी वो होटल पे जाता हो तो
मुझे प्यार से वो होटल मालिक गले लगाता है। परसों ही मेरे एक दोस्त आर्टिस्ट है विजय मिश्रा जी मेरे साथ में आए थे हमारे घर में, एक मीटिंग के लिए हम लोग मुंबई गए थे। जो विजय मिश्रा जी है उनका टीवी सीरियल भी चल रहा है अभी, क्राइम पेट्रोल में भी वो आते। तो उसी होटल में खाना खाया और मैंने ये किस्सा उनको सुनाया कि सर ये होटल के सब टेबल मैंने साफ किए, यहाँ पे मैंने झाड़ू मारा है। तो ये सब चीज़ें आपको भी लाइफ में मोटिवेशन करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसी के साथ मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है जी। आज के न्यूज़ में और 15-20 साल के पहले के न्यूज़ में कितना डिफरेंस आया है? और अगर किसी इंसान को इस मीडिया फील्ड में अगर इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या सजेशन है? देखिए ये आपका सही जो सवाल है, बहुत अच्छा है सवाल, आपने सही सवाल पूछा मुझसे। वो दौर बहुत अलग था क्योंकि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन बहुत कम था। ठीक है, लोगों की तरफ पहुंचने का दरिया कम था। जो आज जितने जरिए बन गए हैं, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 15-20 चैनल से लेकर अब 1000 के करीब चैनल पहुंच गए। तो उस जमाने में इक्के दुक्के चैनल थे। ठीक है, सच्चाई पे बहुत ज्यादा काम किया जाता था। सच्चाई दिखाने में हम अपनी जान लड़ा देते थे। अब क्या हो रहा है आपको खुद पता है, देखते आप एक चीज होती है उसको 100 चीजें करके बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब माहौल बदल गया है कि जो पहले सच्चाई दिखाई जाती थी, आज भी सच्चाई दिखाई जाती है, लेकिन वो 10% 100% सच्चाई नहीं होती, उसमें बहुत सारा झूठ भी हो सकता है। तो ये मीडिया में आजकल हो रहा है, फिल्मों में भी वही हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि किसी को अगर इस मीडिया लाइन में ये इंटरटेन में या रिपोर्टर बनना है, तो भाई सबसे मेन तो आप यहाँ पे रिपोर्टर भी इतने सारे हो चुके हैं कि आप सोचो, अगर आपके पास इस समय हो, इस चीज के लिए देने के लिए समय हो और आप दिल से काम करना चाहते हो, एक सच्चाई लेकर अगर आप आना चाहते हो, तो ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो। क्योंकि मीडिया को अब पैसे कमाने का जरिए की तरह से देखा जा रहा है। तो सब लोग सोचते हैं कि अगर मैं चैनल निकालता हूँ तो मैं क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टर बनता हूँ या मैं एडिटर बनता हूँ, तो यार पूरा डिपार्टमेंट या पूरे जो लोग हैं मेरे कब्जे में आ जाएंगे और मैं मनचाहा पैसे कमा सकता हूँ। पैसे मिलते हैं, दोनों तरीके से पैसे मिलते हैं, लेकिन तरीका कौन सा अपनाना है ये आपको तय करना है। और मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स है सक्सेस स्टेप्स चैनल्स के, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो भी चीज़ करनी है, जिस क्षेत्र में आपको करियर करना है, उसके बारे में आप पहले जान लो। वहाँ पे मुझे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, मुझे कितने दुख दर्द सहने पड़ेंगे, ये सब पहले जान लो। उसके बाद आप एक डिसीजन लो। ये डिसीजन आपका आपके परिवार के साथ में होना चाहिए, ना कि वो मेरे जैसे अकेले का होना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन अकेले के होने के बाद आपको बहुत सारे कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा ये फील्ड है मीडिया का। अगर आप इसमें काम करना चाहते हो तो कर सकते हो और एक अच्छे सक्सेस रिपोर्टर बन सकते हो। सर, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। जैसे कि आपने कहा कि अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर करियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको उस करियर, उस फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। एंड देन यू शुड टेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू मेक अ करियर इन दैट फील्ड और नॉट। एंड दिस इज हाउ यू कैन डेफिनेटली अचीव योर गोल्स एंड व्हाटएवर माइलस्टोन दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। सो विद दैट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज यस डेफिनेटली। देखिए ये जो नया चैनल आप देख रहे हो, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हो, जिसका नाम है सक्सेस स्टेप्स, आप जीवन में सक्सेस कैसे हो ये दिखाने का हमारा प्रयास है। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि इसमें क्या क्या बदलाव करना चाहिए। उसके साथ में अपने दोस्त लोगों के साथ में इसे शेयर भी करो, इतना शेयर करो कि आगे जाके हमारा चैनल जो है, ये जो चैनल है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।